एड्स के बारे में, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में, एड्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले जानिए एड्स होता क्या है। मेरे डियर, आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं। एड्स जो होता है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसका पूरा नाम है। ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स पूरा नाम। ओके, यह एक अत्यधिक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा फैलता है। अब होता यह है कि यह जो होता है HIV, यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है। अब इसमें होता यह है कि यह काफ़ी गंभीर होता है, काफ़ी खतरनाक यह संक्रमण होता है। एक बार अगर किसी शरीर के बॉडी में अगर पहुंच गया शरीर में, तो उसके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डिफिशिएंट करने लगता है, मीन्स उसको अपर्याप्त करने लगता है, कमज़ोर करने लगता है। और धीरे धीरे यह जितना ज़्यादा फैलते जाता है उतना ज़्यादा व्यक्ति को कमज़ोर करते जाता है, जिसका वजह होता है कि जब इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो व्यक्ति में एक साथ कई तरह के बीमारी जो है क्रिएट होने लगते हैं, संक्रमण आने लगते हैं। तो HIV अपने साथ बहुत सारे रोगों को क्या करता है, अटैक करने लगता है, बहुत सारे संक्रमण आने लगता है। क्यों? क्योंकि यह इम्यूनिटी सिस्टम को ही कमज़ोर कर देता है, डिफिशिएंट कर देता है। इसीलिए इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब मनुष्य के इम्यूनिटी प्रतिरक्षा को डिफिशिएंट मतलब कमज़ोर करने वाला वायरस होता है और उसके द्वारा यह फैलता है, HIV के द्वारा। ठीक है, HIV संक्रमण एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव संक्रमण होता है जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधकता क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति में द्वितीयक संक्रमणों की संभावना बढ़ जाती है। मैंने वही बताया, द्वितीयक संक्रमण मतलब कोई दूसरा संक्रमण होने का संभावना बढ़ जाता है। इसीलिए जो एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनमें एक तो एड्स का समस्या रहता ही रहता है, साथ में उनको और सारे बीमारी जो है उनको हावी हो जाता है, उनके ऊपर और सारे संक्रमण जो है क्या होता है, पहुंच जाता है। तो इस जो है HIV एक प्रोग्रेसिव संक्रमण होता है जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहता है, कम नहीं होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। थेरेपी के द्वारा, दवाई के द्वारा इसको हम लोग कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी एड्स का कंप्लीट रूप से कोई दवाई आया ही नहीं है जो खाने के बाद पूर्णतः आदमी ठीक हो जाता हो। समझ गए? चलिए, अब ये तो जान गए एड्स से क्या होता है, क्या करता है शरीर में। अब हम लोग इसके कार्यक्रम के बारे में देखेंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो आपको इसको प्रोग्राम के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये भी चीज़ जानना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम एड्स के मरीज कब मिला। ठीक है मेरे डियर, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो वर्ष 1986 में HIV से पीड़ित प्रथम व्यक्ति जो है पाया गया, मिला। ठीक है, मतलब इंडिया में प्रथम बार HIV के जो मरीज मिला वह 1986 में मिला। ठीक है, अब ये मिलने के बाद भारत सरकार एक्टिव हुआ। समझ गए? अब एक्टिव हुआ तो 1987 में जो है भारत सरकार ने एड्स के प्रभावी रूप को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। मतलब जो सरकार है वह तुरंत 1986 में खबर लगा कि भाई HIV के व्यक्ति जो है हमारे यहाँ मिल गया है। तो ये मिलने के तुरंत कुछ सालों बाद, ठीक है ना, मतलब लगभग एक साल में ही 86 में मिला और 87 में भारत सरकार ने इस पर अपना एक्टिव हो गया और इसके प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए एक कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया जिसे हम लोग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, अब इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। यह कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, इसको क्या उद्देश्य है। मेरे डियर, HIV संक्रमण को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया ताकि HIV को नियंत्रण किया जा सके, रोक सके। ठीक है ना, HIV संक्रमण के कारण होने वाले मोर्बिडिटी, रुग्णता मतलब बीमारी एवं मृत्यु का रोकथाम करना, मतलब HIV का संक्रमण के कारण कोई और बीमारी होता हो या मृत्यु को रोकथाम किया जा सके, ये कार्यक्रम का एक हिस्सा था, एक उद्देश्य था। ओके, HIV संक्रमण के फैलने के तरीके एवं बचाव के उपायों के बारे में जन समुदाय में जागरूकता फैलाना। अब लोगों में देखते होइएगा कि आपके गांव, आसपास, मोहल्ला में HIV का जो है हो स्वास्थ्य हेल्थ टीम के तरफ से, स्वास्थ्य के तरफ से जो है प्रचार प्रसार किया जाता है वाहन के माध्यम से, या जो है स्व हेल्थ टीम आता है और वह नाटक के रूप में दिखाएगा। ठीक है ना, तमाम तरीके के चीज़ों से जो है प्रचार प्रसार करता है। तो यही सब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका काम होता है कि लोगों में इसके फैलने के तरीके के और इस पर बचाव के उपायों को जो है लोगों तक कैसे पहुँचाना है, इसका जागरूकता फैलाना इस कार्यक्रम में लिखा गया। तो इस कार्यक्रम में HIV के संक्रमण को, मृत्यु और रुग्णता को कैसे रोकथाम करना
करना है, HIV के संक्रमण से कैसे बचना है, फैलने के तरीक़ों को कैसे रोकना है, इन सब के जो है लोगों के बीच में जो है जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम इस उद्देश्य से आया। ठीक है, तो ये सब उद्देश्य है, इसका उद्देश्य समझ गए चीज़ों को, HIV को रोकने के लिए। तो ये सब आपका हो गया इसका उद्देश्य। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ। अब हम लोग उद्देश्य देख लिए कि यह प्रोग्राम क्यों, उद्देश्य जो है क्यों शुरू किया गया, तो मुख्यतः हम लोग देख लिए हैं कि इसका ये चीज़ के लिए शुरू किया गया। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है कौन कौन से एक्टिविटी किए जाते हैं, कौन कौन से जो है गतिविधि जो है इस कार्यक्रम में किया जाता है। आपको कुछ जो है चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे होता है ना, जैसे मान गए कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल शुरू हुआ, तो स्कूल में डिसाइड करता है कि हम कितने तक अपने क्लास को संचालित करेंगे, 10th तक करेंगे या 8th तक करेंगे या 5 तक करेंगे या सिर्फ LKG UKG का ही पढ़ाएंगे। ऐसे कुछ सेट होता है ना स्कूल के अंदर में। तो ऐसे ही इस प्रोग्राम के अंदर में एक्टिविटी शामिल है, कुछ गतिविधियां शामिल है, या इसी को कुछ फंक्शन कह लीजिए, कार्य कर लीजिए कि कौन कौन से कार्य जो है इस कार्यक्रम के अंदर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इस कार्यक्रम के अंदर वार्षिक देख राख निगरानी, एनुअल सेंटिनल सर्विलांस, वार्षिक देख राख पर निगरानी होता यह है। इसके द्वारा न केवल उच्च जोखिम युक्त अपितु कम जोखिम वाले जनसंख्या समूह में HIV संक्रमण की फैलाव दर संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसके द्वारा क्षेत्रवार एवं विभिन्न आयु समूह में HIV संक्रमण की प्रवृत्ति का पता लगता है। वार्षिक देखरेख का निगरानी का मतलब है कि इस कार्यक्रम में एक एक्टिविटी रखा गया कि भाई एक साल में एक डाटा का जो है कलेक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि पूरे साल में जो है कितने पेशेंट जो है HIV से पीड़ित हुए, उसमें कितने का HIV से डेथ हो गया, कितना जो है हाई रिस्क में है, कितना अभी लो रिस्क में है। तो ये साल भर के डाटा एकत्रित करने के बाद पता चलता है, और ये जो है भारत सरकार के पास यह डाटा होता है, क्योंकि पूरे देश पर तो वही ना डाटा जारी कर सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ना, तो उसके पास डाटा होता है। हेल्थ के क्षेत्र में जो रिकॉर्ड रखा जाता है वह सब मौजूद होता है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, और वो जब चाहे जो भी बीमारी का खतरा ज़्यादा हो तो उसका जो है रिकॉर्ड जारी करके लोगों में बता सकता है कि देखिए इतना ज़्यादा रेट है, गड़बड़ रेट है, डेथ रेट इतना है, इससे आप लोग संभल कर रहिए, इस प्रकार से करता है। तो ये वार्षिक देखरेख पर उससे निगरानी रखने में मदद मिलता है। मान गए अगर साल में 1 लाख पेशेंट अगर पूरे देश में एड्स से पीड़ित मिला, उसमें से 1 लाख में से मान गए 2000 पेशेंट का डेथ हो गया एड्स के कारण, तो उसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना % व्यक्ति डेथ हो रहा है। तो हमें पता चलेगा कि आखिर यह जो है पेशेंट को हमारे देश में इसका फैलाव दर क्या है और इससे कितना पीड़ित है, कितना का डेथ हो रहा है। तो वह जो है देख रेख पर जो है हमें निगरानी करने में मदद करेगा। उसी तरीक़ा से देखभाल भी एड्स के क्षेत्र में लोगों को मिल पाएगा। तो यह जो है वार्षिक देख रेख पर निगरानी रखने का काम इसके अंदर होता है, इस कार्यक्रम के अंदर। ठीक है, दूसरा है रोकथाम पर जोर। अब इस कार्यक्रम में होता है चूँकि हमारे देश में HIV की संक्रमण एड्स का फैलाव दर 0.3 से 0.5% है, अर्थात देश की 99% से भी अधिक जनसंख्या संक्रमण से दूर है, संक्रमण से अलग है। ठीक है, अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य इसके फैलाव के रोकने के उपाय पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन के दौरान सर्वाधिक प्राथमिकता उच्च जोखिम युक्त को दिया जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल नियंत्रण प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है प्रिवेंशन रोकथाम पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में एक एक्टिविटी शामिल है कि जो लोग अगर सबसे ज़्यादा एड्स के गंभीर वाला मिलेगा, जिस पर सबसे ज़्यादा जोखिम है, तो उसको जो है ट्रीटमेंट पहले दिया जाएगा। ठीक है, ताकि जो फैलने का दर हो वो कम किया जा सके। समझ गए, क्योंकि हमारे देश में अभी एड्स का जो रिकवरी है वह कम है, एड्स का जो फैलाव दर है, जो प्रिवेंशन रेट है, फैलाव दर है, कम है। अभी 0.3 से 0.5% है। मान गए ये डाटा कुछ दिन पहले का होगा, तो अभी मान गए कितना होगा, 1% के आसपास होगा। तो अगर 1% के आसपास अगर पूरे देश के जनसंख्या में 1% आदमी अगर एड्स का है, तो 99% तो बढ़िया है ना, 99% तो उस संक्रमण से दूर है, तो 99% को तो बचाने के लिए कार्य किया जाएगा ना। तो इसके लिए ये किया जाता है कि जो ज़्यादा इस 1% में जो ज़्यादा एड्स के जोखिम होगा, पहले उसको जो है ट्रीटमेंट, उसका उपचार दिया जाएगा, और फिर जो है बाद में सबको देखभाल किया जाएगा।
ताकि जो फैलाव दर है कम हो सके, लोगों के बीच में इससे रोकथाम किया जा सके। तो रोकथाम पर जोर इस कार्यक्रम के अंतर्गत देना एक एक्टिविटी है इसका। ओके, तीसरा है स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र। ठीक है, अब हुआ ये कि केंद्र एवं स्वैच्छिक रूप से देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी चीज़ का व्यवस्था किया गया कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसके लिए सेंटर बनाया जाए और वह सेंटर पर आकर अपना परीक्षण करा सके, एड्स का परीक्षण करा सके, काउंसलिंग करा सके। समझ गए ना, मतलब टेस्ट के लिए और काउंसलिंग के लिए एक सेंटर बनाया गया जो प्रत्येक जिला के स्वास्थ्य केंद्र पर होता है, जहां पे आप चाहें तो जाकर एड्स का जो है HIV का टेस्ट करवा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आप में है या नहीं है, साथ में इससे जुड़ी हुई सलाह भी आप ले सकते हैं। तो यह जो है बिल्कुल निःशुल्क होता है और यह स्वैच्छिक आधार पर है, क्योंकि लोगों का मन के आधार पर है। जिसको मन हो जाके जाँच कराइए, नहीं मन है नहीं कराइए, कोई यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं है। स्वैच्छिक आधार पर लोगों के HIV के संक्रमण और एड्स से संबंधी परामर्श जो है निःशुल्क दिया जाता है। यह केंद्र का स्थापना किया गया इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। समझ गए। चौथा है कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ यूज कंडोम। लोगों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों में यह शिक्षा दिया गया, लोगों को यह सलाह दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंडोम का यूज किया जाए। अनप्रोटेक्टेड मतलब असुरक्षित तरीके से यौन संबंध HIV का मुख्य खतरा है, इसलिए कंडोम का उपयोग करने के लिए लोगों के बीच में निःशुल्क कंडोम का वितरण, समझ गए, किया जाता है। और साथ में लोगों को, ठीक है, रिलेशन बनाते समय कंडोम के उपयोग का सलाह दिया जाता है। तो ये कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का एक मुख्य जो है एक्टिविटी है, एक गतिविधि है। पाँचवा है रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, इस ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक चीज़ें और किया गया कि अगर किसी का भी ब्लड डोनेट किया जाएगा तो उससे पहले उसके ग्रुप मैच किया जाएगा, ये तो होता ही है। साथ में उसको HIV का टेस्ट किया जाएगा, संक्रमण का टेस्ट किया जाएगा कि जो व्यक्ति ब्लड दे रहा है उसमें कोई HIV वगैरह, वह HIV से तो पीड़ित नहीं है, इसलिए उसके टेस्ट से पहले HIV का टेस्ट उसका किया जाता है। और यह जो है सुरक्षित तरीके से रक्त चढ़ाने के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है। तो रक्त सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित तरीके से जो है ब्लड चढ़ाया जाए किसी को, इसलिए यह कन्फर्म किया जाता है कि किसी व्यक्ति में HIV नहीं है तो उसे ब्लड चढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए उससे जो है HIV का टेस्ट कराया जाता है और रक्त को सुरक्षित तरीके से चढ़ाने में इस कार्यक्रम जो है मदद करता है। तो इस कार्यक्रम में रक्त को सुरक्षा तरीके से चढ़ाने के लिए भी जो है कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक्टिविटी यहाँ भी होता है। छठा है स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन तथा HIV संक्रमण के प्रभावी तरीके से रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मी जैसे चिकित्सक, नर्स एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर जो भी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उससे ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग मीन्स कहा जाए कि एड्स के बारे में कि एड्स क्या होता है, एड्स को HIV को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे इसको कंट्रोल करने का काम करना है। तो इसके लिए जो है जितने भी जो भी स्तर के स्वास्थ्य कर्मी हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गई, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, ये सबको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का एक हिस्सा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना भी है। ठीक है, सातवां देखिएगा HIV संक्रमित माता से उसके शिशु में संक्रमण की रोकथाम। अब कोई फीमेल है जिसको HIV हुआ है, तो अगर उसका देखभाल नहीं किया जाएगा, उसका रोकथाम नहीं किया जाएगा, तो जो माता है उससे माता से HIV जो है उस बच्चे को हो जाएगा और बच्चा जन्म लेगा तो उसको जन्मजात HIV हुआ रहेगा। तो इस चीज़ को जो है ध्यान देना चाहिए और रोकथाम करना चाहिए कि कोई भी HIV संक्रमित माता से शिशु को संक्रमण न हो, इसका रोकथाम करना चाहिए। कैसे? गर्भवती महिला से उसके शिशु में HIV की संक्रमण फैलने की संभावना निम्न प्रकार होती है। ठीक है, देख लीजिए कैसे जो है फैलता है माता से बच्चे में। गर्भ अवस्था के दौरान 10 से 15% फैल सकता है। प्रसव प्रक्रिया के दौरान 40 से 50% फैल सकता है। प्रसव के बाद यह जो है 25 से 30% जो है % फैल सकता है। अगर कोई महिला है HIV से पीड़ित है तो उसके बच्चे में, गर्भ में जब वह रहेगा बच्चा, तो उस दौरान 10 से 15% जो है संभावना है फैलने का, तो इसका रोकथाम किया जाएगा। प्रसव प्रक्रिया के दौरान
यह फैलने का संभावना सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रसव के दौरान बहुत सारे संक्रमण जो है बच्चे को अटैक कर सकता है, तो इसलिए यह भी जो है 40 से 50% हो जाता है अटैक करने का संभावना। एंड लास्ट में है प्रसव के बाद जो है अवधि के दौरान, मतलब प्रसव बाद अवधि के दौरान 25 से 30% फैल सकता है। तो ये जो है परसेंटेज है कि कब जो है माता से शिशु में फैल सकता है, उतना परसेंट। ठीक है। 8वां है यौन संचारित बीमारियों का नियंत्रण। अब होता यह है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको नियंत्रण करने के लिए भी जो है इसको जो है इस कार्यक्रम में काम किया जाता है। ठीक है। यौन संचारित बीमारी एवं HIV संक्रमण के फैलने का तरीका लगभग एक जैसा है। देखिए, HIV भी एक प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, और साथ में और सारे अन्य सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो चाहे अन्य भी कोई यौन संचारित रोग हो या फिर HIV ही हो, दोनों का जो फैलने का तरीका है एक ही जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों तो STD रोग ही हैं, समझ गए ना। तो इसके अलावा यौन संचारित बीमारियों की मौजूदगी में HIV संक्रमण का संचारण अधिक आसानी से हो जाता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस भी एक यौन संक्रमित रोग ही है। ठीक है। उसी प्रकार से गोनेरिया है, उसी प्रकार से LGV भी है। ठीक है। अन्य भी जो है आपके सिफिलिस है, हर्पिस है, ये सब भी क्या है, संक्रामक रोग है। साथ में STD संक्रामक रोग है। तो अगर मान गए HIV के अलावा अगर किसी को STD का दूसरा रोग है तो उसको HIV होना बहुत ही आसानी से हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यौन संचारित बीमारियों के नियंत्रण तथा इसके शुरुआती अवस्था में निदान एवं आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उपचार द्वारा HIV की संक्रमण को संचार दर को कम भी किया जा सकता है। यौन संचारित बीमारियों का नियंत्रण। अब यहाँ पे कहता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का कंट्रोल करना। तो मेरे डियर STD जो रोग होता है वह यौन से फैलने वाला रोग होता है। तो HIV भी एक STD रोग ही है और साथ में और सारे रोग STD है। तो मान गए HIV के छोड़कर अगर कोई दूसरा STD रोग हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, तो यह चांसेज बनता है कि दूसरा STD रोग जैसे ही होगा तो वह जो है आप HIV को इनवाइट करेगा। HIV जो है उसके बाद बहुत आसानी से व्यक्ति में हो जाता है। एक STD मतलब एक यौन संचारित रोग अगर कोई हो गया तो उसके बाद HIV होने का भी जो संभावना है वह बड़ी आसानी से और बड़ी प्रबल हो जाता है। इसलिए जो है HIV जो STD रोग होता है, अगर आपके अंदर HIV अभी नहीं है, कोई STD रोग है, हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है, हर्पीज है, गोनेरिया है, कोई भी दूसरा STD रोग है, तो उसको जो है नियंत्रण कर लिया जाए। उसको शुरुआती अवस्था में ही देख रेख करके उसका उपचार करके उसको जो है कंट्रोल किया जा सके, उसको संचार दर को कम किया जा सके, जिससे HIV होने की संभावना कम हो जाए। ठीक है ना। चूँकि आप दूसरा अगर किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, कोई भी यौन संचारित रोग है और वो जो है शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नियंत्रण उस पर नहीं करवाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आसानी से उस व्यक्ति में जो है HIV भी कुछ दिन के बाद हो जाएगा। और जब HIV हो जाएगा तो वह दूसरे यौन संचारित रोग से ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर वह शरीर में और सारे संक्रामक रोग को उत्पन्न करने लगेगा और इस प्रकार से जो है व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है। तो यौन संचारित बीमारियों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, 9वां है, देखिएगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब इस प्रोग्राम यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो अगला गतिविधि है वह होता है ART कहा जाए तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यह एक ऐसा थेरेपी है जिसमें HIV संक्रमण रोगियों को ART दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो है एक दवाइयों का समूह होता है जो व्यक्ति को मुफ्त में प्रदान किया जाता है और यह ART का फुल फॉर्म एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है जो एड्स के मरीजों के लिए दिया जाता है। ठीक है। जो कि इसी कार्यक्रम का एक काम है, एक गतिविधि है। समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना। अब इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि समुदाय में, गाँव में HIV और इसके इलाज के लिए जो है लोगों में जागरूकता उपलब्ध कराएं। इस बीमारी के प्रति, संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएं। लोगों में इसके प्रति जो है क्या रवैया होनी चाहिए उसके बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि HIV संक्रमण एक लाइलाज बीमारी है। सीधा समझिए,
HIV संक्रमण अगर किसी को हो गया, ध्यान नहीं देगा कि किस चीज़ से होता है, क्यों होता है, तो अगर वह ध्यान नहीं देगा और असुरक्षित तरीके से जो है यौन क्रिया करेगा किसी के साथ भी, या फिर जो है किसी के एड्स वाले मरीज के उपयोग किए गए सामान को उपयोग कर लेगा, या उससे गलत तरीके से ब्लड ले लेगा जो HIV से संक्रमित होगा, तो ऐसे में यह बीमारी लाइलाज होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। बस इसका नियंत्रण और रोकथाम कर सकते हैं, जो आगे आपको और बढ़ने से रोकता है और जो है बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। बाकी एड्स का कंप्लीट इलाज नहीं है, इसीलिए इसका कोई उपचार नहीं है, केवल इस रोग से आप बच ही सकते हैं। बचाव ही एकमात्र इसका उपचार है, तथा इससे बचाव का सबसे प्रमुख उपाय है लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। जब लोगों में जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि HIV कैसे होता है, कैसे फैलता है, या होने के बाद क्या लक्षण होता है, इसका क्या नियंत्रण है, नियंत्रण होगा नहीं होगा, क्या निदान है, आदि चीज़ों के बारे में अगर लोगों को आप विस्तार से बताएंगे और लोग इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो लोग भी इसके प्रति सजग रहेंगे और कुछ भी गलत करने से पहले या किसी का सामान यूज करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे, और इस तरीक़ा से वह अपने को भी HIV से बचा सकते हैं। तो चीज़ समझना पड़ेगा कि पुनर्वास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, रिहेबिलिटेशन नर्सिंग का मतलब क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो माय डियर, पुनर्वास आपको सीधा तौर पे मैं समझा दूं कि पुनर्वास का अर्थ होता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति, जैसे पूर्व में किसी चोट के कारण, किसी बीमारी के कारण वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है शारीरिक रूप से विकलांग हो गया है, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से जो है वह ग्रसित था, तो उसको पुनः वापस के पूर्व के समान जीवन में जो है वापस से उसको कामकाजी में मदद करना, वापस से उसको जीवन में पुनः जो है समायोजन बैठवाना, यही पुनर्वास होता है। ठीक है, मतलब प्रभावित क्षेत्रों को पुनः वापस उस समान जीवन में लाना ही पुनर्वास कहलाता है। समझ गए। चलिए देखिए, रिहेबिलिटेशन नर्सिंग क्या होता है इसको समझिए। पुनर्वास चिकित्सीय, सामाजिक, व्यवसायिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक उपायों का ऐसा एकीकृत समूह है जिसमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति को क्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्चतम स्तर तक योग बनाया जाता है। माय डियर, पुनर्वास जो होता है उसमें आप डॉक्टर के द्वारा चिकित्सीय हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, मनोवैज्ञानिक हो एवं शैक्षणिक उपायों का एक ऐसा जो है समूह होता है जो आवश्यकता अनुसार जो है इन सभी को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को क्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्च स्तर तक योग बनाया जाता है। जैसे मानिए कोई एक व्यक्ति पहले से मानसिक रूप से या सामाजिक या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित था, ठीक है, अलग जो है उसको प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे इन चिकित्सीय, सामाजिक, व्यवसायिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक उपायों के जरिए जो है हम आवश्यकता अनुसार उसे एक ट्रेनिंग करते हैं, एक प्रशिक्षण देते हैं, और इस प्रशिक्षण के जरिए उसे फंक्शनल क्रिया यानी काम करने को यथासंभव उच्चतम स्तर के जो है उसको योग बनाते हैं। मतलब एक ऐसा योग बना देते हैं जो अपना काम स्वयं से वह कर सके। जैसे देखते होइएगा कि जो व्यक्ति का विकलांग हो गया रहता है, पैर कट गया है, तो उसको जो है देखते होइएगा कि अलग से जो आर्टिफिशियल पैर आता है वो लगाया जाता है, या उसको जो है विकलांग के चलने का जो साइकिल होता है वो दिया जाता है। ये सब क्यों प्रदान किया जाता है? ताकि वह अपना काम खुद से भी थोड़ा सा कर सके, दूसरों पर निर्भर न रह सके। तो इसके लिए उसे साइकिल प्रदान किया जाता है, उसे आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है, अगर हाथ है तो हाथ भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब करके इन सभी उपकरणों के, इन सभी उपायों के जरिए उनका पुनः जीवन में स्थापित करना ही रिहेबिलिटेशन होता है। समझ गए? ये चीज़ समझ गए। अब हम जो रिहेबिलिटेशन नर्सिंग करते हैं इसमें उच्चतम स्तर तक योग बना देते हैं, मतलब जितना हो सके व्यक्ति को हम योग बनाते हैं, ठीक है, ताकि वह व्यक्ति खुद से अपने चीज़ों को कर सके। ओके, आगे देखिएगा यहाँ पे पुनर्वास नर्सिंग में विभिन्न उपायों के द्वारा, देखिए यहाँ पे पुनर्वास नर्सिंग में मतलब रिहेबिलिटेशन नर्सिंग में विभिन्न उपायों के द्वारा, मतलब अनेक उपायों के द्वारा किसी चोट या बीमारी की वजह से उत्पन्न हुई विकलांगता को कम करने या विकलांगता वाली इन विषम परिस्थितियों में विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को यथासंभव सर्वोत्तम स्तर को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं।
रिहैबिलिटेशन नर्सिंग में यही होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके व्यक्ति को उसको समान जीवन व्यतीत करने के योग बनाया जाए, ठीक है, अलग अलग उपाय के जरिए। जैसे कोई विकलांग है, विभिन्न अलग अलग चोट के कारण हो या अलग अलग बीमारियों के कारण व्यक्ति के अंदर विकलांगता आ गया हो, तो इस विकलांगता तो अब आ चुका है, अब कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि व्यक्ति अपना जीवन खुद से चला सके, ठीक है, उसको दूसरे पर निर्भर होना कम हो सके। तो इन्हीं विकलांगता को कम करने के लिए या विकलांगता के कुछ कठिन परिस्थितियों को, विभिन्न शारीरिक, सामाजिक, मानसिक गतिविधियों को हम इस प्रकार से जो है उसको मदद करते हैं कि वह अपने जीवन का सर्वोत्तम स्तर प्राप्त कर सके, वह अपने जीवन को खुद से जो है चला सके। तो यही जो है आपका क्या होता है, पुनर्वास नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन नर्सिंग होता है, ठीक है। नर्सिंग क्या होता है कि मदद करना, ठीक है, और पुनर्वास क्या है कि फिर से एक समान जीवन जीने के लिए योग बनाना, ठीक है। तो यही एक आपके पुनर्वास नर्सिंग होता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए, जैसे देखते होइएगा कि कोई पागल व्यक्ति होता है तो उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको पागल खाना में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उसका जो है, या फिर उसे अलग जो है सेंटर पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उसे नॉर्मल धीरे धीरे, अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग वगैरह के जरिए, जो है साइकोथेरेपी के जरिए पेशेंट को धीरे धीरे उसके नॉर्मल लाइफ के तरफ ले जाया जाए, जहाँ पे वह अपने जीवन को खुद से जो है चला सके, जीवन को अच्छे से जी सके। तो इसी के लिए उसे रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी प्रकार कोई विकलांग व्यक्ति होता है तो उसको भी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर रखा जाता है। वहाँ पे उसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे जो है इस उपकरण से जो है हमें चलना है, इस उपकरण के सहायता से हम कैसे जो है चल सकते हैं। साइकिल होता है, देखते होइएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो है विकलांग व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है डंडा आता है चलने वाला, ठीक है, देखते होइएगा। जो विकलांग हो जाता है तो उसके लिए अलग अलग उपकरण सब आता है, या दोनों हाथ में जो है देखते होइएगा लकड़ी के बना होता है, और उसको दोनों हाथ में के कंधे के सहारे लोग चलता है। तो यह सब क्या है, एक उपाय है जो व्यक्ति को खुद से ना करने के बजाय खुद से करने के लिए जो है प्रेरित करता है, और नर्सिंग इसमें मदद करता है। तो यही जो है आपका रिहैबिलिटेशन नर्सिंग होता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब ही होता है कि पुनर्वास। पुनर्वास का अर्थ होता है कि एक ऐसे ज़िंदगी जहाँ पे कठिन हो जीना, उस कठिन ज़िंदगी से एक नॉर्मल लाइफ की तरह फिर से जो है योग बनाना, ऐसा योग बनाना कि जीवन फिर से खुद से जो है जिया जा सके। एक ऐसा स्तर जो है बना देना जीवन के, जहाँ पे वह व्यक्ति खुद से चीज़ों को हैंडल कर सके, यही पुनर्वास होता है। अब इसमें मानसिक, शारीरिक, ठीक है, इसमें मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, सभी गतिविधियों से व्यक्ति को योग बनाया जाता है, ठीक है। तो यही हमारा जो है पुनर्वास हो गया, ओके। अब ये पुनर्वास रिहैबिलिटेशन नर्सिंग का क्या जो है उद्देश्य होता है, किन उद्देश्यों के साथ में पुनर्वास नर्सिंग जो है किया जाता है, इसके पीछे क्या मकसद होता है। तो इसके मुख्य निम्नलिखित होते हैं, इसके उद्देश्य जो है अलग अलग होते हैं। कौन कौन उद्देश्य है देख लीजिए। शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक व मनोवैज्ञानिक रूप से अनुत्पादक व्यक्ति को उत्पादक बनाना। मतलब जो व्यक्ति शारीरिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, या व्यावसायिक रूप से हो, या मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हो चुका है, उस व्यक्ति को फिर से नॉर्मल जो है सामान्य जीवन की तरफ जीने के लिए जो है उसे इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। तो यही उत्पादक व्यक्ति को उत्पादक बनाना ही जो है आपका उद्देश्य से रिहैबिलिटेशन किया जाता है। आगे है चोट अथवा बीमारी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को कम करना। अब विभिन्न चोटों के कारण, बीमारियों के कारण व्यक्ति में विकलांगता आया है या कोई समस्या आया है, तो उससे दुष्प्रभावों को कम करना ही रिहैबिलिटेशन का मुख्य कार्य होता है, समझ गए। चलिए आगे इसका होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, विकलांगता की स्थिति में व्यक्ति का यथासंभव सर्वोत्तम समायोजन सुनिश्चित करना। अब कोई व्यक्ति के अंदर विकलांगता आ गया है, चाहे वो हाथ पैर, आँख, नाक, कुछ भी से विकलांगता, डिजेबिलिटी है के अंदर, तो कम से कम उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको सुधारने का और जीवन में समायोजन बैठाने के लिए प्रेरित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है, ताकि व्यक्ति दूसरों पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर कम हो सके और अपना से भी खुद जो है कुछ कर सके, ठीक है। तो यही विकलांगता में व्यक्ति को यथासंभव सर्वोत्तम समायोजन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। तो यही रिहैबिलिटेशन होता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं।
पुनर्वास के कौन कौन से क्षेत्र है माय डियर? पुनर्वास के निम्नलिखित क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र है? पहला है यहाँ पे देखिए फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। फंक्शनल रिहैबिलिटेशन के मतलब होता है कि इस प्रकार के पुनर्वास में जो है इस प्रकार के पुनर्वास के द्वारा व्यक्ति को दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं, जो कामकाज होते हैं, उससे गतिविधियों में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उसे उस प्रकार के योग बनाया जाता है। ठीक है, तो यही कार्यात्मक पुनर्वास होता है। ऐसा पुनर्वास जिसके जरिए व्यक्ति को उसके दैनिक कामकाज, उसके जीवन के कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए उससे योग बनाया जाता है, तो वही जो है उसका जो है कार्यात्मक पुनर्वास होता है। जैसे नहाना धोना, मंजन करना, घूमना फिरना, कपड़े पहनना आदि, यह सब कार्यात्मक जो है आपके चीज़ें हैं जो व्यक्ति के द्वारा खुद से करने के लिए जो है इसे क्या किया जाता है, योग बनाया जाता है पुनर्वास में, तो वही फंक्शनल रिहैबिलिटेशन होता है। ठीक है, जैसे मुख्य मतलब जो बोल नहीं सकने वाला हो, वैसे लोगों के लिए वाणी चिकित्सा, स्पीच थेरेपी, बहरे लोगों के लिए श्रवण विज्ञान, आइडियोलॉजी आदि का उपयोग किया जाता है। मतलब जो नहीं बोलने वाला हो उसके लिए स्पीच थेरेपी कराया जाता है, यह भी एक रिहैबिलिटेशन ही है। बहरे लोगों के लिए आइडियोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जो सुनने वाला मशीन होता है। तो यह कार्यात्मक पुनर्वास होता है जिसमें व्यक्ति को उसके कार्यों को जो है सुचारू रूप से करने के लिए जो है योग बनाया जाता है। समझ गए? आगे है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। ठीक है, यहाँ पे है व्यावसायिक पुनर्वास। व्यावसायिक पुनर्वास का मतलब है कि चोट के कारण, बीमारी के कारण उत्पन्न हुई विकलांगता को या अथवा निःशक्तता कई बार व्यक्ति के व्यावसायिक कार्यों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उनके व्यावसायिक कार्यों को पुनर्स्थापित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही व्यावसायिक पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य होता है। मानिए कोई व्यक्ति है, किसी चोट के कारण या बीमारी के कारण व्यक्ति अपना हाथ या पैर किसी में एक गंवा चुका है, वह विकलांग हो चुका है, वह निःशक्तता है, उसके अंदर शक्ति जो है काम करने की नहीं है, तो यह व्यावसायिक पुनर्वास क्या करता है कि व्यक्ति को उसके व्यावसायिक को पुनर्स्थापित करता है, व्यावसायिक कार्यों को, जहाँ पे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के योग जो है इसी व्यावसायिक पुनर्वास के जरिए बनाया जाता है, जिससे वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके जब आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा तो। ठीक है, और इसी योग बनाया जाता है, यही व्यावसायिक पुनर्वास होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को उनकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के आधार पर व्यावसायिक रूप से पुनर्स्थापित किया जाता है ताकि वे आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर बन सके। देखिए, वोकेशनल या व्यावसायिक पुनर्वास का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो चोट के कारण या किसी बीमारी के कारण उसमें जो है क्या आ चुका है, अपंगता आ चुका है, विकलांगता या निःशक्तता आ चुका है, तो उसमें जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगा, आर्थिक स्थिति बाधित होगा, तो ऐसे में उसे व्यावसायिक कार्यों में जो है उसे पुनर्स्थापित करके उन्हें जो है आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनाना ही व्यावसायिक पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य होता है। समझ गए? इसमें व्यक्ति को उसके विकलांगता को ध्यान में रखते हुए तथा उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता कितना है, इस आधार पर जो है उसे व्यवसाय को जो है शिफ्ट किया जाता है ताकि व्यक्ति अपना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। मतलब व्यक्ति जिस लायक है उसको उसी प्रकार के आर्थिक जो है व्यावसायिक रूप से जो है उसे पुनर्स्थापित किया जाता है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इसीलिए देखते होइएगा कि जो व्यक्ति पैर से हाथ से जो है विकलांगता है, तो देखते होइएगा कि वह जो है छोटा सा दुकान करके बैठ जाता है कहीं पे, तो यह क्या है, यह उसके आर्थिक निर्भरता के योग बनाया गया है, तभी वह दुकान करके बैठा हुआ है। समझ गए? तो इसके लिए उसको जो है साइकिल वगैरह ये सब दिया जाता है। समझ गए? तो यह व्यावसायिक पुनर्वास हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई नहीं सुनने वाला व्यक्ति होगा तो उसके लिए आइडियोलॉजी मशीन दिया जाता है जिससे वह सबके बात को सुन पाएगा और व्यावसायिक कार्य को अच्छे से कर पाएगा। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों में योग बनाया जाता है। ठीक है, आगे है माय डियर, तीसरा है यहाँ पे सोशल रिहैबिलिटेशन। सोशल रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने परिजन, पास पड़ोस, ठीक है, आस पड़ोस, रिश्तेदार, मित्रों आदि के साथ जो है सौहार्दपूर्ण रिश्ते स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने के योग बनाया जाता है। सामाजिक का मतलब है, सामाजिक पुनर्वास का मतलब है कि इसमें जो प्रभावित व्यक्ति है उसको जो है उसके परिजन को, उसके आस पड़ोस के रिश्तेदार, मित्रों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते स्थापित करने के लिए योग बनाया जाता है ताकि व्यक्ति सबसे अपना समाज में रिश्ता अच्छा रख सके, इस योग बनाया जाता है। ठीक है,
चौथा है और आखिरी है मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। ठीक है, चोट अथवा बीमारी के कारण उत्पन्न हुई शारीरिक अथवा मानसिक विमंदता कुंठा एवं वैराग्य उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में उनका मनोवैज्ञानिक पुनर्वास जरूरी हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के द्वारा उनका आत्मसम्मान बढ़ाया जाता है। अब होता यह है कि देखते होइएगा कि जो व्यक्ति किसी चोट या बीमारी के कारण अगर व्यक्ति में कोई शारीरिक या मानसिक जो है प्रॉब्लम आता है तो व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक रूप से भी वह प्रभावित होता है, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने काम करने के जो क्षमता है उसमें सारा चीज़ में गड़बड़ा जाता है। जब मानसिक मनोवैज्ञानिक जब दिक्कत होता है तो सब चीज़ उसका गड़बड़ा जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में यही होता है कि जो व्यक्ति चोट या बीमारी के कारण उससे शारीरिक या मानसिक रूप से कोई जो है प्रॉब्लम आया है, जैसे कुंठा एवं कि उससे मनोवैज्ञानिक पुनर्वास जरूरी हो जाता है और उससे साइकोलॉजिकल जो है रिहैबिलिटेशन के जरिए उसका आत्मसम्मान बढ़ाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, जिससे व्यक्ति का जो है वह मेंटल जो डिप्रेस है, जो मानसिक असंतुलन है, वह धीरे धीरे एक नॉर्मल जीवन की तरफ ले जाता है। कौन? साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। तो अगर आपसे रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र पूछेगा तो याद रखिएगा 4 रिहैबिलिटेशन के प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन? एक है फंक्शनल रिहैबिलिटेशन, एक है व्यावसायिक पुनर्वास, एक है सामाजिक पुनर्वास और एक है मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। और पुनर्वास सभी पुनर्वास में बस यही होता है कि उसको पहले के जो ग्रसित जीवन है उससे एक समान जीवन की तरफ ले जाना ही जो है पुनर्वास होता है। ठीक है, और जिस भी क्षेत्र में लिखिएगा उस क्षेत्र में उससे परिपक्व बनाता है काम करने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। टोटल के यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश देख लीजिए और यहाँ पे अच्छे से समझिए। समझ गए? टोटल के इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि पुनर्वास नर्सिंग में नर्स के कार्यों को बताएं, मतलब रिहैबिलिटेशन नर्सिंग में नर्स का क्या भूमिका है, क्या कार्य है, बताइए। तो चलिए नर्स के कार्य को, नर्स के जो है हम लोग भूमिका को देखते हैं पुनर्वास में। ठीक है, चलिए। पुनर्वास के दौरान रोगी को उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं की जानकारी देना। अब रिहैबिलिटेशन जो होता है उसमें नर्स को चाहिए कि जो भी सरकारी सुविधा उपलब्ध है और जो भी गैर सरकारी सुविधा है, मतलब प्राइवेट सुविधा, उसको जानकारी देनी चाहिए इसके बारे में। ओके। विकलांग रोगी को मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी देना। नर्स का एक काम होता है कि रिहैबिलिटेशन में वह वैसे लोगों को जानकारी दे जो विकलांग हो, तो उन्हें जानकारी देना चाहिए कि विकलांगता वाले लोगों को सरकार जो है मुफ्त में क्या क्या चीज़ें दे रही है, ये जानकारी देना। पुनर्वास के लिए विशेषज्ञ को मदद करना। अब रिहैबिलिटेशन सेंटर पर बहुत सारे जो है स्टाफ काम करते हैं, तो उसके लिए नर्स को ये चाहिए कि विशेषज्ञ को मदद करना चाहिए नर्स को। ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्वास के दौरान रोगी को मानसिक सहारा देना। मतलब नर्स का एक काम होता है कि रिहैबिलिटेशन के समय वह जो है मरीज को सपोर्ट करे। ठीक है। पुनर्वास में परिवार के लोगों को सहयोग देना। अब ये भी चाहिए कि नर्स को एक काम होता है कि जो भी उनके एक व्यक्ति जो ग्रसित है उसके परिवार में उसके लोगों को भी सहयोग देना। ठीक है। पुनर्वास की प्रकृति एवं तरीका निश्चित करना। अब किस प्रकार का है पुनर्वास, क्या उससे साइकोलॉजिकल पुनर्वास है, फंक्शनल पुनर्वास का जरूरी है, या उसे जो है व्यावसायिक पुनर्वास की जरूरी है। जो भी पुनर्वास की जरूरी होगा उसका प्रकृति व तरीका निश्चित करना नर्स का ही काम होता है। ठीक है। रोगी की रुचि के अनुसार कार्य देना। रोगी को उसके रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कार्य देंगे। ठीक है। रोगी को पोषण के बारे में जानकारी देना कि किस प्रकार के पोषण लेना है, नहीं लेना है। रोगी को पुनर्वास के लिए व्यवसाय दिलाने में मदद करना। रोगी को पुनर्वास के लिए व्यवसाय दिलाने में मदद करना, मतलब व्यवसाय मतलब उसे काम दिलाने में मदद करना रोगी को। ठीक है। प्रशिक्षण में अधिक श्रम न करना। ट्रेनिंग पीरियड में जहाँ पे सिखाता हो उसके नॉर्मल लाइफ में कैसे आना है, कैसे काम काज करना है, तो वहाँ पे अधिक श्रम न करवाना नर्स का ये दायित्व होता है। ठीक है। आगे है शारीरिक गतिविधियों को समान बनाने की कोशिश करना। नर्स का ये काम होता है कि वह व्यक्ति को एक समान जो है बनाने की कोशिश करे। विकलांग को मिलने वाली मदद के बारे में जानकारी दे। विकलांग के लिए कौन कौन सी मदद जो है दिया जाता है, इसको जानकारी देना नर्स का ही काम है। भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीयन करवाने से संबंधित जानकारी देना। अब इंडियन रिहैबिलिटेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने से संबंधित जानकारी देना, यह भी नर्स का काम है। जटिलताओं की रोकथाम करना व उनके बारे में जानकारी देना। अब कोई व्यक्ति के अंदर अपंगता है तो हो सकता है उसमें जटिलता भी आ जाएगा, तो इसके जटिलता को रोकथाम कैसे करना है इसके बारे में जानकारी लोगों को देना। तो नर्स जो है
एक रोगी के लिए क्या क्या काम कर सकती है रिहैबिलिटेशन सेंटर से लेके रिहैबिलिटेशन पुनर्वास में, वो सारे कामों को यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो मैंने 14 कार्य बता दिया और सारे कार्य आप लिख सकते हैं नर्स के द्वारा जो पुनर्वास मतलब एक नॉर्मल लाइफ की तरह जब ले जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या नर्स कर सकती है, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए टोटल यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो रिहैबिलिटेशन क्या होता है समझ गए। रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास होता है, और पुनर्वास का मतलब होता है कि कोई भी प्रभावित ग्रसित व्यक्ति को उसको धीरे धीरे किसी चीज़ के सहायता से उसे एक नॉर्मल लाइफ की तरह ले चलना, समान जीवन व्यतीत करने में मदद करना, सहयोग करना ही पुनर्वास कहलाता है। अब एक होता है सामाजिक पुनर्वास, एक होता है व्यवसायिक पुनर्वास, एक होता है क्रियात्मक पुनर्वास और एक होता है साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। तो यह चारों पुनर्वास याद रखिएगा। साइकोलॉजिकल पुनर्वास में होगा कि उसे मनोवैज्ञानिक सहारा दिया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा, और उसके माइंड में अगर कोई समस्या होगा, मन अगर उसका कोई जो है मेंटल प्रॉब्लम होगा तो उससे मेंटल प्रॉब्लम को दूर करके एक नॉर्मल लाइफ की तरह ले चलना साइकोलॉजिकल के जरिए, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में। ठीक है, अगर उसका फंक्शनल रिहैबिलिटेशन दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का जो क्रियात्मक जो काम होगा, जो दैनिक जीवन में जो खुद से काम करेगा वह कैसे करेगा, तो इसके लिए हम उसे जो है इस लायक बनाएंगे ताकि वह अपना काम खुद से कर सके, जैसे नहाना, खाना पीना। ठीक है, अपना जो है कामकाज खुद से कैसे करना है, इसके लिए जो भी हम पुनर्वास में सहयोग करेंगे तो वह प्रकार के पुनर्वास फंक्शनल होता है। अगर हम व्यवसायिक, चूँकि सभी व्यक्ति चाहे लंगड़ा लुझा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको जीवन जीने के लिए जो है कुछ आर्थिक स्थिति सही होना चाहिए। तो व्यक्ति जो विकलांग हो चुका है चोट के कारण, बीमारी के कारण, तो उसे हम रिहैबिलिटेशन में उसके हिसाब से उससे जो है आर्थिक व्यवसायिक की तरफ ले चलते हैं, और उसके अनुसार ही उससे जो है हम व्यवसायिक सहयोग बनाते हैं, व्यवसाय में मदद करते हैं, ताकि वह अपने जीवन को जो है अच्छे से अपने अनुसार आर्थिक जो है काम काज करके वह अपना जीवन चला सके। ठीक है, और यह सब में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके अच्छे से अच्छे जो है स्तर को प्राप्त कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा पुनर्वास हो गया। पुनर्वास विभिन्न चीज़ों के माध्यम से उपयोग करके हम व्यक्ति को जो है एक समान जीवन की तरफ ले चलते हैं, और यही जो है हमारा पुनर्वास होता है। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। पुनर्वास के मतलब होता है, सीधा समझिए कि जो व्यक्ति पहले किसी पद पर था उसको फिर से उसी पद पर वापस लाना ही पुनर्वास होता है। अब मान गए कोई व्यक्ति पहले बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन कोई बीमारी या चोट लगने के कारण, घायल होने के कारण वो उसमें विकलांगता आ गया, तो हम पहले जैसे तो उससे नहीं बना सकते हैं, बट इतना ज़रूर उससे मदद करके हम उसे बना सकते हैं कि वह अपना जीवन जो है खुद से भी जी सकता है, कुछ करके, कुछ काम धंधा करके। तो इसी नॉर्मल लाइफ में उसे बना देते हैं, इतना सक्षम, इतना योग्य बनाते हैं इसी पुनर्वास में, ताकि वह अपना जीवन को अच्छे से जी सके। ठीक है, तभी देखते होइएगा कि विकलांग व्यक्ति हो गया, या जो अंधे व्यक्ति हो गया, या जो गूंगे व्यक्ति हो गया, उसके लिए अलग अलग उपाय जो है उससे करवाया जाता है, किया जाता है, ताकि वह जो है अपना काम खुद से सहायता लेके किसी से बिना जो है कर सके। ठीक है, तो यही पुनर्वास होता है। मैंने अच्छे से समझा दिया कि पुनर्वास में नर्स का क्या क्या काम होता है। तो जितना भी पुनर्वास में लोगों को मदद करना सब नर्स का ही काम है। मरीज के परिजनों को सहयोग करना भी नर्स का काम है। पोषण के बारे में जानकारी देना नर्स का काम है। ठीक है, पुनर्वास के लिए व्यवसाय दिलाने में भी नर्स का काम है। प्रशिक्षण में अधिक काम कराना भी नर्स का जो है एक काम है। शारीरिक गतिविधियाँ को समान बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। विकलांग को मिलने वाली मदद के बारे में जानकारी दे। जो भी सरकार के द्वारा लाभ मिलता है विकलांग लोगों को, उसका जानकारी दे। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकरण करवाने के से संबंधित जानकारी देना चाहिए। जटिलताओं के रोकथाम के लिए भी जानकारी देते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, उसके स्टाफ पैटर्न के बारे में, मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पैटर्न को समझाए, मतलब वहाँ पे कितने टोटल स्टाफ होते हैं, कौन कौन स्टाफ के कितने संख्या होते हैं वो बताइए, और पीएचसी का कार्य बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, या तो पीएचसी के बारे में या तो सीएचसी के बारे में, स्टाफ पैटर्निंग उसके काम के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचसी के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा जरूर, समझिएगा। चलिए करते हैं शुरू।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए पीएचसी होता क्या है। पीएचसी एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, ये पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है। चलिए देखिए, यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। देखिए आपके पीएचसी से नीचा सरकारी स्तर पर जो पहला जो अस्पताल होता है ना, वह होता है सब सेंटर, ठीक है, सब सेंटर, उपकेंद्र। इस उपकेंद्र पर आपके डॉक्टर नहीं होते हैं, बातें को समझ रहे हैं। डॉक्टर कहाँ से शुरू होते हैं, यह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से ही शुरू होते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ही आपके जो है डॉक्टर शुरू होते हैं सरकारी में। तो वही इसीलिए बोल रहा है कि यह ग्रामीण समुदाय एवं डॉक्टर यानी चिकित्सक के बीच पहला संपर्क होता है। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहला ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को डॉक्टर से संपर्क होता है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र के 30,000 जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र की 20,000 की जनसंख्या को कवर करने हेतु किया गया है। अब आपसे कोई पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बार बार, कि जो पीएचसी होता है, पीएचसी कितने के जनसंख्या पे बनाए जाते हैं। तो ये जो पीएचसी होता है मैदानी क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी, जबकि यहीं पे अगर बात करेगा पर्वतीय क्षेत्र में, आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है आपके यह 20,000 के जनसंख्या को एक कवर करता है। बातें को समझ गए। चलिए, इसकी स्थापना एवं रख रखाव राज्य सरकारों के न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। अब ये जो आपका ये जो पीएचसी होता है, पीएचसी का रख रखाव खर्च वगैरह कौन देखता है, तो राज्य सरकार के जो मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम है, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत यह सारा रख रखाव देखा जाता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। पीएचसी पर कितना बिस्तर होता है, 4 से 6 बिस्तर होता है, तथा रोगों के निदान संबंधी कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होते हैं, जैसे जांच वगैरह, दवाई वगैरह, ये सब उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके पीएचसी पर उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया पीएचसी के बारे में बेसिक जानकारी कि बेसिक पीएचसी को कौन ऑपरेट करता है, पीएचसी कितने जनसंख्या पर होते हैं, ठीक है, पीएचसी में कितने बेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बता दिया। अब यहाँ पे उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है, चाहे तो आप इंग्लिश में इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिनको इंग्लिश में करना है, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके शुरू हो रहे हैं, ध्यान से एकदम आप जो है इसे अच्छे से देखिएगा। स्टाफ पैटर्निंग ऑफ पीएचसी। अब स्टाफ पैटर्न हम लोग देखने चल रहे हैं। सबसे पहले एक होते हैं चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम लोग मेडिकल ऑफिसर कहते हैं। यहाँ पे पीएचसी पर एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं और यही जो है मेन जिम्मेदारी मेडिकल ऑफिसर जो है यही देख रेख करते हैं। पीएचसी इन्हीं के अंदर में होता है, एमओ के। यहाँ पे एक नर्स होती है, ठीक है, एक नर्स जो है यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला में एएनएम एक होती है यहाँ पे, ओके। फीमेल हेल्थ वर्कर जिसे एएनएम कहते हैं हम लोग, एक होती है। फार्मासिस्ट भी यहाँ पे एक होता है अपना। और ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर, यहाँ पे एक जो है एजुकेटर होते हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, वह भी एक होते हैं, ठीक है। और एएनएम की तरह यहाँ पे एक पुरुष में भी स्वास्थ्य सहायक होते हैं, हेल्थ असिस्टेंट एक पुरुष में होते हैं और एक हेल्थ असिस्टेंट महिला में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें को आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद एक कनीय लिपिक होता है, एक वरिष्ठ, एक लोअर डिवीजन, एक अपर डिवीजन होता है। उसके बाद एक लैब टेक्नीशियन अपना जो है होता है। साथ में यहाँ पे एक ड्राइवर भी आपको देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पे 4th ग्रेड के 4 होते हैं, जिसमें क्लीनर, स्वीपर वगैरह सब माली वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से यह 4 4th ग्रेड टोटल देखा जाए तो टोटल यह संख्या में आपका जो है 15 होता है, ठीक है। तो पीएचसी पर टोटल 15 स्टाफ जो है मिलते हैं आपको। कितने कैटेगरी के स्टाफ हैं मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, चिकित्सा अधिकारी 1, नर्स 2, स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3, फार्मासिस्ट 4 एंड उसके बाद प्रखंड विस्तार शिक्षक 5, ठीक है, स्वास्थ्य सहायक 6, उसके बाद है स्वास्थ्य सहायक महिला 7, वरिष्ठ लिपिक 8, कनिष्ठ वरिष्ठ जो है 9 हुआ। और प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन 10, ड्राइवर 11, चतुर्थ वर्गीय 12, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आपके 12 श्रेणी, 12 टाइप्स के स्टाफ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिला के यह 15 संख्या में टोटल रहते हैं पीएचसी पर। और देखिए सब है एक एक, बाकी सिर्फ ज़्यादा है वह 4th ग्रेड है 4 है, सब एक एक है। चाहे फार्मासिस्ट बोले तो एक, चाहे फीमेल हेल्थ वर्कर बोले तो एक, ठीक है, चाहे आपका हेल्थ एजुकेटर बोले तो एक, ठीक है। सारा चीज़ें एक एक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने कैटेगरी के होते हैं। उन 12 कैटेगरी में एक कैटेगरी जो 4th ग्रेड का है वही आपके 4 होंगे, बाकी सब एक एक होंगे, ठीक है। चाहे ड्राइवर हो, चाहे लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, क्लर्क हो, सब एक एक है। बातें को समझ गए। टोटल यहाँ पे 15 है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। वरिष्ठ सहायक है, स्वास्थ्य सहायक महिला है, स्वास्थ्य सहायक पुरुष है, प्रखंड शिक्षक है, फार्मासिस्ट है एक, एएनएम एक, नर्स एक और एमओ एक, ठीक है।
मतलब नर्स मतलब जो स्टाफ ग्रेड ए होती है सीनियर नर्स वो होंगी, बात को समझ रहे ना। बाकी एएनएम तो होंगी, स्वास्थ्य सहायक मेल फीमेल दोनों होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। चलिए अब आता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या कार्य है भाई। फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ के सेंटर, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो है आप फंक्शन बताइए, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बहुत सारे कार्य हैं। क्या क्या कार्य है, ये कार्य समझना जरूरी है ताकि आप समझ सके कि हाँ पीएचसी पर क्या क्या होता है। जब तक कार्य नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहला, अब एक कार्य मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये कार्य आपको सीरियल लिखना है, बस जानकारी के लिए कि हाँ कौन कौन से कार्य होता है दिमाग में आपको रखना है। जैसे पहला तो यही है कि देखभाल चिकित्सीय कार्य होता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना। यहाँ पे जो काम होता है वो काम में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे स्वच्छता और आधारभूत स्वच्छता का और स्वच्छता आपूर्ति का ध्यान रखा जाता है। स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार, यहाँ पे जो पीएचसी पर कोई भी जहाँ पीएचसी है उसके आसपास कोई बीमारी है उसको कैसे रोकथाम, कैसे उसका ट्रीट करना है, इसका काम किया जाता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सहित जैविक सांख्यिकी का संग्रह एवं रिपोर्ट करना। पीएचसी का काम है कि जितने भी प्रजनन है, बाल स्वास्थ्य है, परिवार नियोजन है, इन सब का डाटा तैयार करना है, ठीक है ना। उसके बाद पाँचवा है, इसका काम है स्वास्थ्य शिक्षा देना। इनका काम है परामर्श देना लोगों को जिनको समस्या हो। आधारभूत प्रयोगशाला सेवाएं, यहाँ पे आधारभूत जो बेसिक नीड होता है, प्रयोगशाला लैब जो होता है वो होता है यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी ऑपरेट किया जाता है। एंड लास्ट है ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, ठीक है ना, विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है ना, विलेज हेल्थ गाइड, स्थानीय दायी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षण देना। पीएचसी के अंतर्गत, चूँकि पीएचसी देखा जाए तो सबसे निचला स्तर का ठीक ठाक जो है एक केंद्र होता है, उससे नीचा सब सेंटर होता है, उस सब सेंटर पर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ होता नहीं है। तो ठीक ठाक वाला आपके पीएचसी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक है, स्थानीय दायी है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य सहायक है, इन सब का प्रशिक्षण देना यहाँ पे जो है किया जाता है। बातें को समझ गए। अब उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया कि मेडिकल केयर, चिकित्सीय देखभाल, टेकिंग केयर ऑफ क्लीन सप्लाई एंड बेसिक हाइजीन, यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे आसपास जो स्थानीय बीमारी होता है उसका उपचार और उसका रोकथाम करना, ठीक है। यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है, चाइल्ड हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव है, इन सब का जो है क्या बनाना, डाटा संग्रह करना। हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक जो लैब होता है उसका सुविधा होता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहीं से ऑपरेट किया जाता है, शुरू किया जाता है। साथ में यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको प्रशिक्षण देना। तो इस प्रकार से यह पीएचसी का कार्य हो गया। मैंने आपको पीएचसी का स्टाफ पैटर्न बता दिया, ठीक है। पीएचसी क्या होता है वो मैंने बता दिया, साथ में मैंने पीएचसी के फंक्शन को भी जो है आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो अब इसी प्रकार से मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो लाऊं और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, वरना क्या ही फ़ायदा। 30 मिनट के बनाए फिर भी 2 ही मिनट, और 10 मिनट के बनाए फिर भी 2 ही मिनट, क्या फ़ायदा देखने का फिर। और फिर बहुत लोग कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो शुरू से पढ़िएगा नहीं, अच्छे से देखिएगा नहीं, आधा घंटा समय नहीं दीजिएगा तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। बातें को समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आप क्या समझते हैं, मीन्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आप क्या समझते हो, ठीक है। पहला तो ये पूछेगा कि सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से आप क्या समझते हैं, पहला। दूसरा ये होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पैटर्न को समझाएं, मीन्स जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसके जो स्टाफिंग जो पैटर्न है इस पैटर्न को समझाना है, ठीक है। पैटर्न को क्या करना है, समझाना है। ओके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न कार्यों का विवरण दीजिए। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो ये कि आप क्या समझते हैं, दूसरा ये कि स्टाफ पैटर्न को बताइए सीएचसी का, और तीसरा ये कि इसके विभिन्न कार्यों को बताइए। तो ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहले आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताना होगा, सीएचसी के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में। तो ध्यान देकर देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध कराती है। मीन्स ये जो आपका सीएचसी होता है यह कोई शहरी लेवल पर नहीं होता है। अब मान गए कोई शहर के व्यक्ति वह गांव की तरफ इलाज कराने आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ये ब्लॉक लेवल पर होता है, ये ब्लॉक में प्रखंड में स्थित होता है। अब जो प्रखंड में होता है वो तो गांव के लोग ही पहुंचते हैं ना। तो यह इसीलिए यह केंद्र जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सेवा उपलब्ध कराता है, मीन्स सर्विस देता है, ठीक है। यह मैदान क्षेत्र में 1,20,000 जबकि आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है। मीन्स एक जो आपका सीएचसी होता है, एक सीएचसी जो है यह 80 से लेकर 1,20,000 के जनसंख्या को कवर करता है। कहाँ पे 80,000, तो पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र में 80,000, और 1,20,000 के जनसंख्या कहाँ, तो मैदानी क्षेत्र में। इतना के जनसंख्या को यह क्या करता है, कवर करता है, ठीक है।
प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए। अभी मैंने बताया कि विकास खंड का मतलब वही होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं बीडीओ, उन्हीं के अंतर्गत जो है यह विकास खंड होता है, जिसके अंतर्गत जो है सामुदायिक केंद्र की स्थापना प्रखंड में की जाती है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ समझ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक सर्जन होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है और एक बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। कुल मिला के 4 जो है डॉक्टर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक जनरल सर्जरी के डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, एक फिजिशियन मेडिसिन के होते हैं, एक स्त्री रोग होते हैं और एक बाल रोग यानी चाइल्ड हेल्थ के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, 4 डॉक्टर होते हैं। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 30 बिस्तर होते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में कितने बिस्तर? 30 बिस्तर होते हैं। ठीक है, 30 बिस्तर है। एक एक्सरे कक्ष मतलब एक एक्सरे रूम होता है, एक प्रस्तुति कक्ष जहाँ पे डिलीवरी करवाया जाता है और एक ऑपरेशन थिएटर और एक जो है आपके लैब होते हैं जहाँ पे जो है सुविधाएं होती है। यह 4 प्राथमिक केंद्रों के लिए एक रेफरल केंद्र का काम करता है। मीन्स एक जो आपके सीएचसी होते हैं, इसके अंतर्गत 4 जो है पीएचसी आपके आते हैं, रेफरल का काम करता है 4 पीएचसी का। ठीक है, तो सीएचसी के बारे में आप लोग समझ गए। आगे चलिए। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि विभिन्न स्टाफ पैटर्न को समझाए। तो स्टाफ पैटर्न में तो 4 चिकित्सक यानी 4 डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो समझ गए कि एक स्त्री रोग, एक सर्जरी, एक मेडिसिन और एक चाइल्ड के प्रत्येक एक 4 डॉक्टर होंगे। ठीक है, और उसके बाद नर्स में कुल 7 जो है नर्स होती है। जैसे नर्स मिडवाइफ के कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, एक नर्स द्वितीय होती है और एक ग्रेड नर्स 1 होती है। कुल मिला के 7 जो है यहाँ पे नर्स होती है। ठीक है, 7 4 11 हुआ। ड्रेसर की बात करेगा तो एक ड्रेसर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ड्रेसर ओके। एक फार्मासिस्ट या उसी को कंपाउंडर बोलते हैं, वह संख्या में 1 होता है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक जो होते हैं, लैब असिस्टेंट, वह भी 1 होता है। रेडियोग्राफर जो एक्सरे वगैरह करता है वह भी 1 होता है। वार्ड बॉय जो कि ये भी जो है संख्या में आपके 1 होते हैं। सफाई कर्मचारी आपके यहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि सफाई कर्मचारी का देख रेख जो है तीनों शिफ्ट में साफ का काम ज़्यादा होता है। धोबी जो लॉन्ड्री का काम करता है वो 1 होता है। माली जो देख रेख करता है बगीचों का, पेड़ पौधे का, वह 1 होता है। और चौकीदार वह भी 1 होता है संख्या में। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये नाम याद रखना है कि कौन कौन होता है। संख्या बहुत आसान है याद करना, बस सफाई कर्मचारी जो होगा वह 3 होगा और ज़्यादा संख्या में नर्स होगी 7 और डॉक्टर होंगे 4। तो यही 3 जो है ज़्यादा संख्या में है, सफाई कर्मचारी, नर्स और डॉक्टर, बाकी सब 1 के संख्या में। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक आपका आया मिलेगा और एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी मिलेगा जो कि संख्या में 1 होगा। कुल मिला के यहाँ पे 25 जो है आपके होते हैं। ठीक है, तो कुल यहाँ पे जो है 25 होता है। बात किया जाए ऐसे इसको ऐड कीजिएगा तो 24 होगा, लेकिन एक जो होता है ना, वह वाहन अगर है तो वाहन के लिए ड्राइवर तथा मांगलिक कार्य हेतु लिपिक रखा जाता है जरूरत के हिसाब से। तो कुल मिला के 25 जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टाफ पैटर्न। याद करना बड़ी आसान है, मात्र 3 ही ऐसा पोस्ट है जो ज़्यादा संख्या में है। डॉक्टर कितने हैं? 4 है। नर्स कितने हैं? 7 है। और सफाई कर्मचारी कितने हैं? सफाई कर्मचारी जो है आपके 3 है। ठीक है, बाकी सब 1 के संख्या में। तो 1 बाकी सब अगर पोस्ट याद है तो नंबर लिखना आसान है कि कौन कितना होता है। और बाकी एक जो है जरूरत के हिसाब से, अगर ड्राइवर है तो 1 ड्राइवर, और या फिर मंगलिक कार्य करवाना है तो उसके लिए लिपिक 1 रखा जाता है अलग से, तो वो 25 हो जाता है कुल मिला के। ठीक है, समझ गए। अब आता है सीएचसी का जो है कितने जो है कौन कौन से कार्य होते हैं। सीएचसी का कम्युनिटी हेल्थ मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या क्या जो है यहाँ पे काम होता है। ठीक है, काम है तो चलिए काम को देखिए। काम के लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। काम के लिए सबसे आगे आपसे पूछेगा सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काम अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे विशेषज्ञ सेवाएं जैसे मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग और शिशु रोग प्रदान करना। यहाँ पे अगर किसी को मेडिसिन दिखाना है फिजिशियन होते हैं, सर्जन का काम है तो सर्जरी रहता है वहाँ पे। स्त्री रोग है तो स्त्री रोग डॉक्टर से दिखाइए, बच्चे को दिखाना है तो शिशु रोग से दिखाइए। मतलब यहाँ पे विशेषज्ञ जो है होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी प्रकार के थ्योरेपेटिक और रोग निवारक चिकित्साएं सेवा प्रदान किया जाता है। मीन्स यहाँ पे सभी प्रकार के आपको उपचारात्मक और रोग निवारण के चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जबकि सब सेंटर पर पीएचसी पर सभी प्रकार के उपलब्ध नहीं होता है। समझ रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना, चूंकि सीएचसी है तो पीएचसी से ऊपर होता है तो यह पीएचसी के जो है परामर्श देने का भी काम करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों को निगरानी व निरीक्षण करना। अब सीएचसी पीएचसी से ऊपर है तो यह पीएचसी के कार्यों को ऑब्जर्वेशन करेगा, सुपरविजन भी करेगा। ठीक है, सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं सक्रिय सहभागिता होना।
CHC क्या करता है, CH देखिए जितने भी हेल्थ आपके हेल्थ सिस्टम है, जितने भी हेल्थ संस्था है, स्वास्थ्य संस्था है, चाहे PHC हो, CHC हो, मेडिकल कॉलेज हो, यह सब जो है अपने स्तर पर जो है क्या करता है, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो है समय समय पर करते रहता है। तो इसका भी काम है। शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान करना, CHC का ये भी काम है कि यह शिशु का भी स्वास्थ्य और परिवार नियोजन का भी सेवा जो है प्रदान करता है। ठीक है। रोगियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होने पर जिला अस्पताल या फिर टीचिंग अस्पताल के लिए रेफर करना। CHC जो होता है, देखिए PHC जो है किसको रेफर करेगा, CHC को। ठीक है, CHC को PHC जो है रेफर करेगा CHC में। अगर CHC से नहीं होगा तो जो है यह कहाँ रेफर करेगा, सदर अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये चीज़ को जो है आप लोग समझ जाइए।